मेरा नाम कमल है। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। मेरे बड़े बहन भाइयों की शादी के बाद अब मेरे घर में मेरी शादी की बातें हो रही थी। मेरी शादी एक ऐसे घर में हो रही थी जो बहुत ज्यादा अमीर थे। घर में सिर्फ मेरी सास और मेरा शोहर था और नंद की शादी हो चुकी थी। उसकी शादी को 1 साल हो गया था। ये रिश्ता मेरे घर वालों को और मुझे बहुत मुनासिब लग रहा था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस घर में शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब मैंने रजामंदी दी तो मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे होने वाले शोहर का नाम अकमल था और वो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। खैर, शादी की तैयारियां शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। मेरे वालिदैन ने मुझे जहेज में हर चीज दी थी और वो भी महंगी से महंगी खरीद कर दी थी। शादी वाले दिन मैं दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरी सब सहेलियां मेरी तारीफ कर रही थी, मगर मैं अपनी शादी पर अपनी नंद को देखकर हैरान रह गई थी। उसने एक पुराना सा सूट पहना हुआ था। ऐसे लगता था जैसे उसने अपने भाई की शादी के लिए कोई तैयारी नहीं की हो, बस मुंह उठाकर चली आई है। खैर, ये सब तो मुझे बाद में पता चल ही गया था। मुझे सबसे कोई मसला नहीं था। मेरी शादी हो गई और मैं अपने घर में आ गई थी। लेकिन शादी के पहले दिन ही मेरी सास मेरी नंद को लेकर कमरे में चली आई और कहने लगी कि हमारे यहाँ एक रस्म है जिसको पेटी खुलाई की रस्म कहते हैं। कमल बेटी, तुम अपने घर से जो भी जहेज का सामान लेकर आई हो वो तुम्हें हमारे सामने खोल कर रखना होगा और उसमें से जो चीज हमें पसंद आएगी वो हम ले सकते हैं। इस रस्म के बारे में मैंने भी सुन रखा था, लेकिन ये रस्म तो पंजाबियों में हुआ करती थी और मेरी सास पंजाबी नहीं थी, उनका ताल्लुक कराची से था। मैंने कहा कि आप तो पंजाबी नहीं हैं और ये सब तो पंजाब में होता है। तब वो कहने लगी कि मैं तो शादी करके पंजाब से कराची चली गई थी और अभी दोबारा से पंजाब में आ गई हूँ। चलो तुम अपना सामान खोल कर रखो। मेरा तो दिल अभी से हिलने लगा था, क्योंकि मैंने एक एक चीज बड़े ही प्यार से अपने माँ बाप के साथ लड़कर बनवाई थी कि मैं शादी के बाद ये चीज पहनूंगी। लड़की जहेज के अलावा भी अपना कुछ जरूरी सामान बनाती है और मैंने अम्मी से 20 जोड़े बनवाए थे और उसके साथ जूते और चूड़ियां लेकर आई थी। और मेरी सास ने मेरे साथ आए हुए जहेज के बड़े बड़े बक्से देख लिए थे। अब मैं झूठ बोल नहीं सकती थी। मैंने सारा कुछ खोलकर उनके सामने रख दिया था। वो दोनों माँ बेटी मेरे सामान को बहुत गौर से देख रही थी। मेरी सास ने वही किया जिसका मुझे डर था। उन्होंने मेरे सारे खूबसूरत जोड़े उठाए और मेरी नंद को दे दिए। मैं एक दिन की बनी दुल्हन कैसे उनके साथ झगड़ा करती। दिल तो चाह रहा था कि अपने कपड़े लेकर उन्हें कमरे से निकाल दूं, मगर मजबूरन मैं चुप बैठी रही। फिर उन्होंने 2-4 चीजें और उठा ली। यूं समझे कि दूध के ऊपर से मलाई हटा ली थी। सारी अच्छी अच्छी चीजें ले ली थी और मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। लेकिन सास ने अपने पास कोई चीज भी ना रखी, सब चीजें मेरी नंद को दे दी और फिर उसके कान में कोई सरगोशी भी की। किसी के सामने कान में इस तरह से बात करना बुरी हरकत होती है। अगर आपने कोई ऐसी बात करनी है जो आप सामने वाले को नहीं बताना चाहते तो आप कहीं साइड पर जाकर भी तो बात कर सकते हैं। मगर सास ने इस बात का एहसास भी नहीं किया था। फिर वो कहने लगी कि ये हमारे खानदान की एक रस्म है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा शोहर तुम्हें हर चीज नई बनवा देगा। ये कहकर वो दोनों चली गईं और मैं अफसोस करती हुई वहीं बैठी रही। जब मेरा शोहर कमरे में आया तो मेरा मूड खराब था। उसने कहा कि क्या हो गया है। मैंने कहा कि बस मैं थक गई हूँ, यूं मेरी सुहाग रात भी बर्बाद हो गई, मेरा मूड भी खराब हो गया, मेरी चीजें भी चली गईं। फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना लूंगी। लेकिन फिर उस घर में कुछ ऐसा होने लगा जो निहायत ही अजीब था। मेरी सास ने मुझसे पूछा कि कल दुल्हन का जोड़ा बदलने के बाद तुमने कौन से कपड़े पहने थे। मैंने कहा कि वो तो हल्के फुल्के कपड़े पहने थे, गर्मी का मौसम है, आप क्यों पूछ रही हैं उन कपड़ों के बारे में। कहने लगी कि वो कपड़े लेकर आओ, मुझे वो कपड़े चाहिए। मैं सोचने लगी कि शायद मेरी सास कुछ और ही देखना चाहती हैं, इसलिए मैं वो कपड़े उठाकर ले आई। मेरी सास ने मुझसे वो कपड़े लिए, एक शापर में डाल दिए। फिर बोली कि कल आयशा के घर जाएंगी। मेरी नंद का नाम आयशा था। मैंने कहा कि मेरे उतारे हुए कपड़े आप उसको क्यों देंगी। तब वो कहने लगी कि ये हमारे खानदान की रस्म है, भाभी जो कपड़े रात को पहनकर सोती है वो कपड़े सुबह उसकी नंद को दे दिए जाते हैं।
मैंने कहा कि आपकी बेटी तो शादीशुदा है, उसके घर वाले पूछेंगे तो वो उनको क्या कहेगी कि किसी के उतारे हुए कपड़े वो क्यों पहनेगी। मेरी सास ने मेरे कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहने लगी, अब तुम इस घर की बहू हो और मेरी बेटी की भाभी हो। भाभी के कपड़े नंद पहन सकती है, वो तो मिलजुल कर चीजें इस्तेमाल करती हैं, इसमें भला क्या मसला है। कोई भी मसला नहीं है। मेरी सास ने मुस्कुराते हुए मुझे अपने सीने से लगाया और मेरा हेयर स्टाइल खराब करते हुए मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मैं भी चुप हो गई कि चलो ऐसा है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। रस्में तो हर जगह ही पूरी की जाती हैं, लेकिन यहाँ के रस्मों रिवाज तो जरूरत से ज्यादा ही अजीब थे और खत्म ही नहीं हो रहे थे। अगले दिन सास ने मुझसे मेरे जूते मांग लिए और जूते भी वो जो मैं घर में पहनने के लिए लाई थी। अब मैं पूछना चाहती थी कि ये किस किस्म की रस्म है। इस दफा मेरी सास ने कहा कि तुम्हारे जूते किसी गरीब को देने हैं, ये तुम्हारा सदका हो जाएगा। शादी में इतने सारे लोग आए हुए होते हैं, तुम्हें नजर लगी होगी, तुम्हारा सदका उतारना लाजमी है। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन कमरे में मेरा शोहर भी मौजूद था। उसने कहा कि दे दो जूते और मैंने उतार कर दे दिए। शुरू में वैसे भी शोहर बीवियों से यही करवाते हैं, उनको हुक्म देते हैं कि जाओ ये कर दो, अम्मी की बात सुनकर आओ। वो जूते मैंने घर में पहनने के लिए लिए थे, खुद ही खरीदे थे, अपने घर से लाई थी। खैर जूते भी चले गए और अच्छे सूट भी चले गए, घर पहनने वाला सूट भी चला गया। जब से आई थी नंद को चीजें ही दिए जा रही थी और मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। बस शोहर ने मुंह दिखाई में सोने का सेट दिया था, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने कहा था कि ये पूरे 7 तोले का है। मेरा शोहर जरूरत से ज्यादा ही मोहब्बत करने वाला इंसान था। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो झूठ बोल रहा है। वो मेरी इतनी तारीफ करता था कि जितनी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तब मुझे अच्छा लग रहा था। मैं अपने शोहर के पास बैठ जाती तो ऐसा लगता था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मैं हूँ और दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है। कहते हैं कि मर्द की खूबसूरती उसकी जुबान होती है। जो मर्द अच्छी बातें करना जानता हो वो औरत का दिल जीत लेता है। अगर कोई मर्द बहुत खूबसूरत है लेकिन वो अच्छी बातें करने के फन से महरूम है तो उसकी खूबसूरती में वो असर नहीं होता जो एक औरत को चाहिए होता है। लेकिन अगर कोई मर्द मुनासिब शक्ल सूरत का है लेकिन बातें कमाल की करता है तो वो किसी भी औरत का दिल जीत सकता है। मेरा शोहर भी ऐसा ही था, शक्ल सूरत का मुनासिब, लेकिन बातें बहुत अच्छी किया करता था। लेकिन ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि मेरी शादीशुदा नंद मेरे घर आई तो उसने मेरे ही कपड़े और वो जूते ही पहन रखे थे जो मेरी सास ने कहा था कि मैं तो किसी गरीब को दूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरी सास ने बताया था कि मेरी बेटी के हालात ठीक नहीं हैं, उसका शोहर ज्यादा पैसे नहीं कमाता है, घर का गुजारा भी मुश्किल से होता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं सास मेरी सारी चीजें उठाकर अपनी बेटी को दे दे। मेरे मुंह में भी जुबान थी। मैंने कहा कि आपने तो कहा था कि मेरे जूते आप किसी गरीब को देंगी, फिर आपने इसको क्यों दिए हैं। सास कहने लगी कि इसको पसंद आ गए थे और जो चीज इसको पसंद आ जाती है ये ले लेती है। वैसे भी जूते कौन से पुराने थे, ये तो नए ही थे। मैंने कहा कि आपने तो कहा था कि सदका जरूरी होता है। तो मेरी सास ने कहा कि तुम्हारे सदके के तौर पर मैंने कुछ पैसे दे दिए हैं। मैं दिल में सोचने लगी कि पैसे देने थे तो फिर पैसे ही मुझसे ले लेती। मेरे जूते मेरी नंद के पास चले गए थे, वो मेरे कपड़े पहनकर फिर रही थी। अगले दिन फिर से आ गई। आज भी उसने वही सूट पहना हुआ था। मुझसे बड़े प्यार से मिली और कहने लगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे शोहर ने अपनी नई गाड़ी ले ली है। मैंने कहा कि इतनी जल्दी गाड़ी कैसे ले ली, वो तो ज्यादा कमाता भी नहीं है। नंद कहने लगी कि बस उसको बहुत सारे पैसे मिले हैं, वो एक अमीर बंदे के साथ होता है, उसी ने मेरे शोहर को पैसे दे दिए और उसने नई गाड़ी ले ली है। जब मेरी नंद ने मुझे उस गाड़ी की तस्वीर दिखाई तो मैं हैरान हो गई। मुझे लगा कि यूं ही मुझे किसी गाड़ी की तस्वीर दिखा रही है, जैसे किसी बाहर मुल्क में गाड़ी होती है। लेकिन जब उसने अगली तस्वीर दिखाई तो उस गाड़ी के सामने उसका शोहर खड़ा था, यानी ये गाड़ी तो उसी की थी। मैं हैरान रह गई, ये गाड़ी लाखों की थी। मेरी सास भी बड़ी खुश थी। उन्होंने कहा कि मेरा दामाद हीरे जैसा है, मेरी बेटी को बहुत ज्यादा खुश रखता है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है।
देखो तो उसने इतनी जल्दी इतनी अच्छी गाड़ी ले ली। मैं दिल में सोच रही थी कि ये थोड़ी दुआएं अपने बेटे के लिए भी कर ले, ताकि किसी और की बेटी का भी नसीब चमक जाए। मेरा शोहर वैसे तो बहुत अच्छी नौकरी करता था, घर का निजाम भी अच्छे से चलता था, घर का किराया भी देता था, मगर उसके पास गाड़ी नहीं थी। और एक दिन तो वो कहने लगा कि शादी के लिए मैंने कहीं से कर्जा लिया था, मुझे वो कर्जा उतारना है, लेकिन इसकी फिक्र हो रही है। और ऊपर से जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ वो नुकसान में जा रही है। काम ना होने की वजह से कंपनी के मालिक ने मेरी तनख्वाह कम कर दी है। यानी कि अब मेरा शोहर मुझे कोई शॉपिंग करवाने वाला नहीं था, वो तो पहले ही कर्जदार हो चुका था। अगर मैं कुछ कहती तो यही कहेगा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ऐसा ही हुआ था। जब मैंने हनीमून पर जाने की बात की तो उसने कहा कि अभी पैसे नहीं हैं, जब कर्जा उतर जाएगा तो तुम्हें पहले ही फुर्सत में ले जाऊंगा। जबकि मुझे पता था कि क्या होने वाला था। पहले ही साल में मेरे यहाँ औलाद हो जानी थी। फिर औलाद के बाद कौन सा हनीमून होता है, फिर तो कहीं जाने का दिल भी नहीं करता। फिर तो इंसान औलाद के चक्कर में ऐसा फंस जाता है, उसे अपना आप भी अच्छा नहीं लगता, फिर कहीं जाना तो दूर की बात है। एक दिन मैं अपने कमरे से कपड़े निकाल कर धोने के लिए जा रही थी कि मेरी सास ने कहा, बेटी कपड़े मैं धो देती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, कपड़े मैं धो लूंगी, 2-4 सूट ही हैं, बल्कि आपने अपने कपड़े भी देने हैं तो मुझे दे दे। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारी अभी शादी हुई है। मैंने कहा कि मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं, अब मेरी शादी पुरानी हो गई है। वैसे भी नई नवेली दुल्हन से 1 हफ्ते तक काम नहीं करवाया जाता, उसके बाद तो उसने ही काम करना होता है। आपके बेटे ने मुझे कहा है कि घर के कामों में मैं मदद किया करूं। आपकी तबीयत खराब रहती है, आपका बेटा मुझ पर गुस्सा होगा। वो कहने लगी कि वो मेरा बेटा है, तुम भी तो मेरी बेटी हो, मैं कपड़े धो दूंगी, तुम एक काम करो, तुम खाना बना लो, वो भी तो एक काम ही है ना। मैंने कहा कि मैं कपड़े भी धोऊंगी और खाना भी बना दूंगी, आप काम नहीं करेंगी। लेकिन मेरी सास तो मेरे पीछे पड़ गई, यहाँ तक कि मैंने कह दिया कि ठीक है आप धो लें। मैंने अपने कपड़े उन्हें दे दिए थे। अब मेरी सास कपड़े धो रही थी और ऊपर से मेरा शोहर आ जाता तो उसने मुझे यही बातें सुनानी थी। खैर मेरा शोहर नहीं आया और सास ने सारे कपड़े धो दिए थे। अक्सर ऐसे होता है कि एक दिन कपड़े धोए जाते हैं तो अगले दिन उन कपड़ों को इस्त्री किया जाता है और अलमारी में लगा दिया जाता है। कपड़े इस्त्री करने की भी जिम्मेदारी मेरी थी और मुझे कपड़े इस्त्री करना अच्छा लगता था। मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी तो मेरा एक सूट गायब था। मुझे लगा कि शायद मेरा सूट ऊपर छत पर रह गया होगा। मैं छत पर गई और अपना सूट तलाश करने लगी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। वैसे भी सर्दियों का मौसम तो था नहीं कि एक सूट को खुश्क होने के लिए 2 दिन लग जाते। मुझे सूट नहीं मिल रहा था। फिर अपनी सास से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे तो नहीं पता, मैंने तो धोकर छत पे डाल दिए थे, हो सकता है वहां से गिर गया हो। लेकिन हैरानगी की बात तो ये थी कि मेरा ही सूट गायब होना था, जबकि मेरी सास का कोई भी सूट गायब नहीं हुआ था। मैं उसके बाद भी सूट तलाश करती रही, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने सारा घर छान मारा था, मगर सूट कहीं नहीं मिला था। तकरीबन 2 दिन के बाद हम लोग मेरी नंद के घर गए तो मेरी नंद घर में नहीं थी। मेरी सास उसे आवाजें दे रही थी। कुछ देर बाद वो भागकर आई और कहा कि मैं बाथरूम में कपड़े बदल रही थी। वो हमसे मिली और हमारे साथ बैठकर बातें करने लगी। हम लोगों ने वहाँ पर काफी अच्छा टाइम गुजारा था। फिर मैंने कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। तब मैं उसके कमरे में गई और जब कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। उसके कमरे में दरवाजे के पीछे मेरे ही कपड़े खड़े हुए थे। मेरा वो सूट जो घर से गायब हुआ था, मैंने उसको देखा और इस बात पर मजीद हैरान हुई कि मेरी नंद ने उसको धोया भी नहीं था। ये बात मुझे इस तरह पता चल गई कि जब मैंने वो सूट पहना था तो मैंने आटा गूंदा था और हाथ लगने की वजह से थोड़ा सा आटा मेरे कपड़ों पर लग गया था, इसलिए मैंने वो सूट उतार दिया था। उस पर अभी भी आटा लगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि मेरा सूट गायब नहीं हुआ था, बल्कि सास ने मेरी नंद को दिया था और वो मेरा सूट पहन रही थी, और वो भी बगैर धुला हुआ सूट। तभी तो सास कह रही थी कि कपड़े मैं धोती हूँ, और फिर कहने लगी कि तुम्हारा सूट हवा में उड़ गया होगा।
माँ बेटी को शायद मुझ पर शक था, इसलिए मैं बाथरूम में थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और सास कहने लगी, कितनी देर लगा दी है, चलो बाहर रिक्शा आ गया है। वापसी पर जाते हुए नंद की सास ने हमें दावत दी और कहा कि जुमे वाले दिन हमारे घर आइएगा, हमने बहुत बड़ा फंक्शन रखा है। मैंने कहा कि किस खुशी में? तो वो कहने लगी कि मेरे बेटे को कारोबार में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, हम तो अचानक से अमीर हो गए हैं। पहले तो 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती थी। ये सब मेरी बहू के नसीब से हुआ है। जब से हमारे घर में आई है, तब से हम लोगों के घर में दौलत की रेल पेल हो गई है। फिर सास ने कहा कि बेटी आपके घर में बहू बनकर आई तो आपके यहाँ पैसे की रेल पेल शुरू हो गई, लेकिन हमारे यहाँ तो नुकसान हो रहे हैं। मेरे बेटे का काम बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा, उसकी जॉब भी खत्म होने वाली है। नंद की सास ने कहा कि आप इसे कह दे कि वो अपने बहनोई के साथ काम करे, इतना बड़ा कारोबार है, ये सब कुछ आपकी बेटी के नसीब से हुआ है। मेरी सास ने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं अपने बेटे से बात जरूर करूंगी। नंद के घर से वापसी पर मैं सारा रास्ता खामोश थी, क्योंकि बहुत सी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरी सास मेरी चीजें लेकर मेरी नंद को दे रही थी, वो भी मेरी इस्तेमाल हुई चीजें। इस तरह कोई भी नहीं करता, ये बात नॉर्मल नहीं थी। अगर वो मेरी चीजें मेरी नंद को दे रही थी तो वो चीज उसे धोकर देनी चाहिए थी। यानी मेरी नंद को मेरी इस्तेमाल शुदा चीजों से लालच नहीं था, बल्कि वो कुछ और ही कर रही थी, क्योंकि वो मेरी इस्तेमाल हुई चीजें, यहाँ तक कि मेरे पहने हुए गंदे कपड़े भी मेरी नंद को दे रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उनको एक भी चीज नहीं दूंगी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, मुझे इनकार करना पड़ता। और फिर इसके बाद मेरे शोहर तक ये बात जानी थी। अगर उसको ये सब बात बता देती तो उसने यकीन नहीं करना था। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई। मेरी एक सहेली मुझे मिलने के लिए आई थी, मगर जब उसने मेरी सास को देखा तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। वो मुझे कहने लगी, कमल, तुम्हें याद है मैंने एक दफा तुम्हें एक औरत के बारे में बताया था जो बहुत बड़ी जादूगरनी है, और उसने अपने ससुराल वालों को तिगनी का नाच नचा दिया था। उसकी माँ भी जादूगरनी थी, अगर उसका कोई काम न होता तो वो जादू के जरिए अपना काम करवा लेती थी। मैंने कहा कि हाँ, तुमने मुझे बताया था, पर तुम मेरी सास को देखकर ऐसे क्यों कह रही हो, जैसे तुमने मेरी सास का कर्जा देना था। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मेरी सास को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई हो? वो कहने लगी कि कमरे में चलते हैं। हम कमरे में आ गए थे। उसने कहा कि मैं तुम्हारी सास को अच्छे से जानती हूँ, ये वही जादूगरनी है। पहले मेरी फुप्पो की पड़ोसन थी, फिर वहाँ से घर छोड़कर इसने यहाँ किराए का मकान ले लिया है। तब मैंने कहा कि ये बात सच है, हम किराए के मकान में रहते हैं। फिर मैंने अपनी दोस्त को भी सारी बातें बता दी। उसने कहा कि ये औरत जादू कर रही है, क्योंकि जादू में इसी तरह की हरकतें की जाती हैं। तुम अपनी कोई भी चीज अपनी सास को मत दो, उनको देने से इनकार कर दो। मेरे शोहर का काम बिल्कुल खत्म हो गया था, वो दूसरी जॉब ढूंढ रहा था। ऊपर से मेरी सास मेरे शोहर के दिमाग में ये बात डाल रही थी कि औरत के नसीब से दौलत होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी गुर्बत का जिम्मेदार औरत को ठहरा दें। वो मेरे शोहर को अपनी बेटी की मिसालें देती थी और कहती कि एक तुम्हारी बीवी है, जब से हमारे घर आई है उल्टे खर्चे हो रहे हैं, तुम्हारा काम भी खत्म हो गया है। मगर आज अपनी दोस्त की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी और मुझे बहुत ज्यादा परेशानी भी हुई। मुझे अपनी सास से डर लगने लगा था, जो एक ही साथ पूरे खानदान को जलील करवा सकती थी। उसके सामने मैं क्या चीज थी, और मैं तो उससे बहुत अच्छा समझती थी। वो बड़ी मीठी मीठी बातें करती थी, लेकिन मेरे शोहर को भी इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन मेरी सास ये सब क्यों कर रही थी, ये सब मेरी समझ से बाहर था। फिर मैं एक बहुत अल्लाह वाले बंदे के पास गई। उसने हिसाब करके बताया कि ये एक बहुत ही खतरनाक अमल है। यूँ समझे कि वो औरत जादू के जरिए आपका नसीब अपनी बेटी के घर में भेज रही है और अपनी बेटी का नसीब आपके घर में आ रहा है। ये मुमकिन नहीं है, इसमें बहुत तजाद है। लेकिन उस बुजुर्ग का कहना था जादू के जरिए ये अमल हो जाता है। मेरी नंद अमीर होती जा रही थी और हम गरीब होते जा रहे थे। आखिर मेरी सास को अपने बेटे से क्या दुश्मनी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सब कुछ अपने शोहर को बता दिया, उसे अल्लाह वाले बंदे से भी मिलवाया।
अपने दोस्त से भी मिलवाया और उसकी फुफ्फो से भी मिलवाया। मेरा शोहर उसे जानता था, मगर उसको ये नहीं पता था कि उसकी माँ जादू के जरिए हर काम करवाती है। अब मेरी सास मेरी शादी वाला जोड़ा मांग रही थी, मगर मैंने देने से इनकार कर दिया था। मेरा शोहर कहने लगा कि अगर अब तुम्हारी शादी वाला जोड़ा गायब हो गया तो फिर मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा। अगले दिन यही हुआ कि मेरी शादी वाला जोड़ा गायब हो चुका था। मेरे शोहर ने एक घर और किराए पर लिया और मुझे वहां ले गया। मेरी सास बहुत बोलती रही, लेकिन मेरे शोहर ने उसकी एक ना सुनी। अब मैं और मेरी सारी चीजें मेरी सास से दूर हो चुकी थी। मेरे शोहर के हालात पहले से बेहतर होना शुरू हो गए थे। फिर एक दिन शोहर ने बताया कि वो औरत उसकी सकी माँ नहीं है, बल्कि उसकी सुतेली माँ है, और मेरा शोहर उस औरत की सौतन का बेटा है। उसके बाप ने 2 शादियां की थी, मगर उसके माँ बाप दोनों फोत हो गए थे। ये औरत पहले उसकी माँ से नफरत करती थी, मगर जब वो फोत हुई तो इसी औरत ने मेरे शोहर को पाला था और मेरी नंद उसकी सकी बेटी थी। और फिर जब उसने देखा कि मेरी सकी बेटी गुर्बत में जी रही है और मेरी सौतन का बेटा पैसों में खेल रहा है, एक बार फिर उसके दिल में नफरत की आग जल उठी थी। वो जादू के जरिए अपनी बेटी को खुशहाल और सौतन के बेटे को बर्बाद करना चाहती थी। आज मैं अपने शोहर की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। उसका कहना था कि उस औरत ने बचपन में भी उस पर बहुत जुल्म किए थे। मेरे शोहर ने मजदूरी करके अपनी तालीम का खर्चा उठाया था, और जब जॉब अच्छी जगह पर लगी तो इस औरत का रवैया मेरे शोहर से अच्छा हो गया था। हमने इस जादू का तोड़ उसी अल्लाह वाले बंदे से करवाया था। अब हमारे घर में खुशहाली ही खुशहाली है। मेरा शोहर हर महीने जाकर अपनी सौतेली माँ को खर्चा दे आता है। वो मेरे शोहर से माफी मांगती है, मगर मेरे शोहर को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। अब मैं और मेरा शोहर अलग घर में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी नंद के हालात फिर से खराब हो गए हैं। मुझे अपनी नंद से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो उसके लिए भी दुआ करती हूँ, मगर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है।